Hello students, good evening. Welcome again on my channel. So in this video you will get the full assignment answer of the BA English Honours Semester 1 European Classical Literature paper 2nd of semester 1. So आपको पूरा आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का, बट प्लीज़ स्टिक विद मी टिल द एंड. अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे यू विल मिस अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट डिटेल्स. पेपर का नाम कैसे लिखना है, जो प्ले है उसके टाइटल को कैसे लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ यूज़ करते हैं, ये सारी डिटेल आप छोटी छोटी डिटेल्स बीच में मिस कर देते हैं. और जब आंसर्स के बीच में ये सारी चीज़ें नहीं होती देन एग्जामिनर आंसर चेक करते हुए दे हैव टू डिडक्ट द मार्क्स. सो प्लीज़ स्टिक विथ मी. ऑल्सो अनदर थिंग, आई एम गिविंग यू टाइम्स एंड आई एम एक्सप्लेनिंग द होल आंसर इंस्टेड ऑफ लाइक जस्ट अपलोडिंग इट. पूरा आंसर 2 मिनट की वीडियो में भी अपलोड हो सकता था, बट वी आर एक्सप्लेनिंग इट बिकॉज वो आप लोगों के लिए ही हेल्पफुल है. सो प्लीज़ पूरी आंसर की एक्सप्लेनेशन सुनिए. दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन द फ्यूचर. So now let's start with the assignment. The structure is very simple. At the top, at the center, you have to write the name of the paper. Then either on the left side or on the right side, you have to write the name, signature. By name, I mean your signature. And then as well, roll number, examination roll number. There are total 5 things. Write all those 5 things on each paper of your assignment. हर assignment अगर 5 पेज का है, 3 पेज का है, सारे पेजेस के ऊपर वो आपने डिटेल्स पाँचों की पाँचों लिखनी है. Now let's have a look at the question. So this is question 2. Oedipus bear all the attribute of Aristotelian tragic hero. ये एक स्टेटमेंट है आपको दी गई है कि Oedipus जो है वो सारी क्वालिटीज़ है उसके अंदर एक एरिस्टोटेलियन ट्रैजिक हीरो की. डिस्कस सोफोक्लीज कैरेक्टराइजेशन ऑफ ओडिपस इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट. आप अब सोफोक्लीज ने किस तरह से ओडिपस का कैरेक्टर दिखाया है ये इस स्टेटमेंट के ज़रिए अब आप डिस्कस कीजिए या समझिए या आंसर्स में बताइए. सो जिन लोगों को प्ले की समरी नहीं पता है, बेसिकली आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन वेरी लाइक ब्रीफ लाइंस कि ओडिपस जो है वो एक किंग होता है. क्रिंथॉन या कोरिंथ उसकी लाइक वहाँ का किंग होता है, बट उसे समहाउ लगता है कि मैं एक्चुअल किंग या मैं रियल बेटा नहीं हूँ यहाँ के राजा का, और उसे एक भविष्यवाणी में पता लगता है कि वो अपने पापा को मारेगा और अपनी मम्मी के साथ शादी करेगा. वेरी ट्रैजिक थिंग. और एक्चुअल में उसके साथ ऐसा होता ही है. और उसके बाद एंडिंग में वो खुद को पनिशमेंट देने के लिए अपनी आँखों को खुद से लाइक निकाल लेता है, अंधा हो जाता है और खुद को एग्जाइल दे देता है, यानी कि देश निकाला दे देता है भटकने के लिए, कि उसके गुनाहों की यही सज़ा है. सो दिस इज़ अ ट्रेजेडी लाइक. और अब हमें ये बताना है सोफोक्लीज ने ये ट्रेजेडी लिखी है ओडिपस रेक्स के नाम से. सो किस तरह से ये ट्रेजेडी का जो हीरो है ओडिपस जिसके नाम पे ये लिखी गई है वो एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर रहे हैं जिन्होंने प्लेज के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा है. सो किस तरह से एक जो हीरो एरिस्टोटल ने बताया कि ऐसा हीरो होना चाहिए, ओडिपस उस तरह का हीरो है या नहीं है, क्या क्वालिटीज़ उसमें है क्या क्वालिटीज़ नहीं है, हमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है इस आंसर के बीच में. इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ वी हैव डिस्कस दैट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द प्ले में क्या हो रहा है ये डिस्कस किया हमने, बट समरी पूरी समरी की तरह नहीं बताई, ऑफकोर्स आंसर से रिलेटेड समरी बताई है. द कैरेक्टर ऑफ ओडिपस हैज़ नो क्लियर विजन एंड ऑफन ही सीज ओनली वन साइड ऑफ द मैटर एंड दैट टू रॉन्गली. सो ओडिपस का कोई भी विजन नहीं है, वो एक ही साइड देखता है बातों की और वो भी गलत देखता है. हिज इमोशन, हिज थॉट एंड हिज एरर हैव एन आर्डेंट जनरॉसिटी विच स्टिल्स आर डीपेस्ट सिंपैथी. लेकिन अब उसके जो एरर्स हैं, थॉट है, इमोशन है और उसकी जेनरॉसिटी जो है, जो उसकी लाइक लेट्स से कि हमेशा वो अच्छे काम करना चाहता है लेकिन होता उसके साथ बुरा ही है, बल्कि उसमें थोड़े से फ्लॉज होते हैं कि किस तरह से वो जो है जल्दबाजी में डिसीजन लेता है, ज़्यादा नहीं सोचता और एक ही तरफ एक ही पहलू देखता है चीज़ों का, ये उसका फॉल्ट है. सो इन सारी चीज़ों की वजह से रीडर या ऑडियंस के मन में उसके लिए और भी ज़्यादा सिंपैथी होती है. Once he doubted himself as a true son of Polybus. After the taunt of a drunk man, too energetic to remain in ignorance, he eagerly went to the sacred oracle at Delphi to learn that he will kill his father and marry his mother. So इस पूरे 1 सेंटेंस के बीच में I have described कि उसे डाउट हो जाता है कि वो अपने पापा पॉलिबस का बेटा है या नहीं, जब एक शराबी आदमी उसे टॉन्ट मारता है कि तू पॉलिबस का ओरिजिनल बेटा, रियल बेटा नहीं है, बायोलॉजिकल सन नहीं है. इस चीज़ को वो इग्नोर नहीं कर पाता और जल्दबाजी के बीच में वो डेल्फी चला जाता है. डेल्फी जो है वो एक जगह है जहाँ पे भविष्यवाणियाँ होती हैं, आकाशवाणी टाइप होता है वहाँ पे, और वहाँ उसे पता लगता है कि वो अपने फादर को मारेगा और अपनी मदर से शादी करेगा.
He determined never to return to Corinth where his supposed father and mother dwelt and hurried off in the direction of Thebes. अब ये सुनने के बाद वो कोई सोचता नहीं, उसके ऊपर कोई विचार नहीं करता, बस डिसीजन ले लेता कि वो कभी भी कोरिंथ वापस नहीं जाएगा, जहाँ से वो आया था, जहाँ पे पॉलीबस उसके एडॉप्टेड फादर और मदर रहते थे, और बल्कि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है, थीब्स की तरफ। एक दूसरी सिटी है थीब्स, वहाँ पे। So thus his disposition to act without thinking and started his headlong to the way to ruin. At a place where the three road met, all unaware, he encountered his real father, Laius, king of Thebes, and killed him and guessed the riddle of the Sphinx and married the widowed queen. So in these two sentences I have described कि किस तरह से वो कोरिंथ जाने की बजाय थीब्स जाता है, और रास्ते में एक जगह जहाँ पे 3 रोड मिलती हैं, वहाँ पे वो बिना कुछ जाने अनजाने में अपने फादर लायस, जो उसके ओरिजिनल फादर हैं, बायोलॉजिकल फादर हैं, उन्हें वो मार देता है। फिर वो थीब्स के शहर में आता है, वहाँ पे वो वहाँ का राजपाट संभालता है, और अपनी जो उसकी मदर है, जो वहाँ की क्वीन है, जिसके बारे में उसे बिल्कुल नहीं पता, जो कास्टा, वो उनसे शादी कर लेता है। वहाँ पे वो एक स्पिंक्स जो एक बीमारी है, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। सो इस वजह से जो कास्टा जो है वो उससे शादी भी कर लेती हैं खुशी खुशी। इन दिस वे ही वॉज रेज्ड बाय द वेरी क्वालिटीज दैट अल्टीमेटली wrought his reign to the height from which he fell, and yet admirable as these performances were, he displayed in them none of the wisdom which Aristotle endows is his happy man. So कितना भी उसने हीरोइक अपनी चीज़ें क्यों ना दिखा दी हों, जिस रास्ते पे उसे नहीं चलना था वो अनजाने में उसी रास्ते पे चला जाता है, करता वो लोगों का भला ही है, लेकिन होता उससे हमेशा उल्टा बुरा ही है। एटलीस्ट अपने बारे में तो उसका बुरा ही होता है, दूसरों का चाहे भला हो या ना हो। ये सारी क्वालिटीज़ वो कितना भी अच्छा क्यों ना दिखाया जाए, लेकिन उसका एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो एक हैप्पी मैन हो सकता है, यहाँ पे इडिपस जो है कभी भी वो हैप्पी मैन नहीं बन पाया। अब एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग हैप्पी मैन कौन होता है? अ थॉटफुल पर्सन, एक सोचने समझने वाला इंसान, वन हु एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद ट्रू रीज़न, जो सही सोच समझ के साथ काम करे, एंड नॉट मेरली विद जेनरस इम्पल्स, बल्कि एक जो जल्दबाजी में एक उसके दिमाग में ख्याल आए या एक उसके अंदर लेट्स से कि भावना उठे, उसके ऊपर एकदम से काम नहीं करता। माइट हैव पुट 2 and 2 टुगेदर, और कम से कम वो 2 जोड़कर 4 कर ही लेता है अपना। अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगाता तो उसे पता लगता है कि उसने रास्ते में आते हुए एक आदमी को मारा है और अब उसी की वाइफ से शादी करी है, और अगर भविष्यवाणी सच है, जो कि इतनी बड़ी भविष्यवाणी है, तो मैंने जिससे शादी करी यही मेरी मदर हो सकती है। वो पूछ लेता उनसे कि क्या तुम्हारा कोई बेटा था या नहीं था, और था तो कहाँ है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा एक्स्ट्रा, कभी दिमाग नहीं लगाया। So his lack of the intellectual virtues of Aristotle is only paralleled by his inability to keep the mean in the moral virtues. अब उस एक तो उसमें कमी थी कि उसमें इंटेलेक्चुअल वर्चूज़ नहीं थे, समझदारी वाले गुण, ज़्यादा गुण नहीं थे उसके बीच में। दूसरी चीज़ जो उसकी इनेबिलिटी थी उसी के पैरेलल में, वो ये थी कि वो उसके मोरल वर्चूज़ के बीच में भी मीन चीज़ें थी, यानी कि उसकी भलाई के बीच में भी उसकी थोड़ी सी बुराई जो है वो छुपी हुई थी। अब वो किस तरह से, इस पैराग्राफ में लेट्स हैव अ लुक। He appeared generous and high-minded, but when Creon brings the message of Apollo that the slayer of Laius must be cast out of the land, he immediately invokes a mighty curse upon the murderer, and we thrill with the pity and fear as we see the noble king calling down upon his own head a doom so terrible. सो अब उसके बाद क्या होता है, क्रियॉन जो है वो अपोलो का मैसेज लेकर आते हैं कि जिसने भी लायस को मारा है उसको इस धरती से बाहर निकालना होगा, तभी थीब्स के शहर की भलाई होगी। और इतना सुनते ही ओडिपस जो है, जिसने खुद लायस को मारा होता है लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसने लायस को मारा है, वो एक कर्स, एक श्राप दे देता है कि जिसने भी लायस को मारा है वो बर्बाद हो जाए। और हमें एज अ रीडर, एज अ ऑडियंस ये पढ़ के बहुत बुरा लगता है कि ये खुद ही को श्राप दे रहा है अनजाने में। एंड व्हेन टाइरिसियस टोल्ड हिम दैट thou art the cursed defiler of the land, जब टाइरिसियस जो एक प्रॉफिट होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि तू ही है जिसने इस धरती को बर्बाद किया है, he forgets everything else in his anger and at what deems a taunt of the old prophet and entangles the second thread of misunderstanding with the first. अब वो टाइरिसियस की ये बात सुनते ही उनको बुरा भला कहने लगता है और एक और गलती कर बैठता है। स्टिल अ थर्ड इज़ एडिड, सिर्फ इतनी दूसरी गलती पर ही नहीं, पहली वो क्रियॉन की बात सुनने के बाद श्राप देता है खुद को ही
दूसरा वो टाइरिसियस का अपमान करता है। तीसरा, अ थर्ड इज एडेड अ मोमेंट लेटर व्हेन ही इंडिग्नेंटली एक्यूजेस क्रियन ऑफ ड्राइविंग टाइरिसियस टू स्पीक दोज वर्ड्स। तीसरी बार जब वो टाइरिसियस को क्रियन को बोलता है कि तुमने टाइरिसियस को मेरे ऊपर आरोप लगाने के लिए पैसे दिए हैं, रिश्वत दी है, ये बात बोलकर वो क्रियन का भी अपमान करता है। सो तीसरी उसकी गलती। In his conversation with Jocasta, the tendency of Oedipus to jump at conclusion does for one moment show him half the truth. अब जो इडिपस की जो आदत है कि वो जल्दबाजी में एक बात की तह तक पहुंचने की कोशिश नहीं करता, पूरी बात नहीं सुनता और रिजल्ट पे पहुंच जाता है, एंड पे पहुंच जाता है। इसी हैबिट की वजह से एक बार उसे पता भी लगने लगा था कि शायद वही जोकास्टा का बेटा है, बट ऐसा हुआ नहीं। He is possessed with the fear that it was he who killed Laius, but here again he can think of only one thing at a time, and again absorbed in a new thought, he forgets his wife's mention of a child of Laius, forgets the old story concerning his birth, and misses his truth. लेकिन यहाँ पे भी जब वो अपनी वाइफ और मदर दोनों जोकास्टा से बात कर रहा होता है तो उसे कर्स के बारे में बिल्कुल भूल जाता है। वो भूल जाता है कि जोकास्टा ने उसे अपने बेटे के बारे में, जो बिछड़ चुका है उनसे, उसके बारे में बताया होता है, लायस के बेटे के बारे में बताया होता है। सारी चीज़ें उसके सामने होती है लेकिन वो कभी भी उनके बारे में सोचता नहीं है। Then comes the message from Corinth after his first joy in learning that his supposed father did not die by his hand. Oedipus loses all remembrance of the oracle concerning his birth and all fear concerning the death of Laius, in a fear that he may be base born. अब उसे एक और वहम होने लगता है कि शायद वो अनाथ है, और इस डर के बीच में भी वो बाकी सारे फैक्ट्स को इग्नोर कर देता है। He at last comes upon the truth in a form which even he can grasp at once, and in his agony at the vision to which for the first time in his life he has now attained, he cries, oh, all brought to pass, all true, thou light, may I now look my last upon thee, I who have been formed, accursed in birth, accursed in wedlock, accursed in the shedding of blood. So अब एंडिंग में जब उसे समझ आती है कि उसके साथ हुआ क्या है, तो वो अब पछतावा करता है और लाइट से बात करता है कि रोशनी से, कि मैं आखिरी बार आज तुझे देख रहा हूँ, जिसने सारी मुसीबतें क्रिएट करी मैं ही हूँ वो सब। तो वो खुद को ब्लेम करता है। In a final act of mad energy, he puts out the eyes which could not see and demands the execution upon himself of the doom which he alone had decreed. Aristotle himself mentioned crimes committed in ignorance of particulars are deeds as deeds which especially arouse pity. So अब एंडिंग में एक और पागलपंती वो करता है, खुद की आंखें निकाल लेता है और खुद को खुद ही एग्जीक्यूट करने की, मारने की वो हुक्म सुना देता है। और एरिस्टोटल इस तरह से दिखाते हैं कि किस तरह से इग्नोरेंस में किया हुआ क्राइम जो है वही सबसे ज़्यादा पिटी जो है, यानी कि दया की भावना जो रीडर के मन में, तरस की भावना जो है वो जगाता है। और ये उसी तरह का एक क्राइम था जो एरिस्टोटल ने करा था, अनजाने में अपनी मदर से शादी, अपने फादर की किलिंग, और उसके बाद ये सारा लोगों को इल्ज़ाम लगाना, जो उसके दोस्त थे उन्हीं सब पे आरोप लगाना। According to Aristotle, the man who attains perfect happiness in the world is the wise man who sees in all aspects the facts or the forces with which he is dealing and can balance and direct his own impulses in accordance with the reason. So Aristotle के अकॉर्डिंग एक खुश इंसान, हैप्पी आदमी वही है जो सारी चीज़ों के बारे में सोचे और हर चीज़ से डील कर सके और एक बैलेंस मेंटेन कर सके अपनी इम्पल्स के बीच में और अपने डिसीजंस के टेकिंग के बीच में से, यानी कि जो सोच समझ के काम कर सके। इन द Oedipus Rex, so Oedipus Rex को यहाँ पे प्लीज़ मार्क इन इटैलिक्स and or in inverted commas. Sophocles had already shown the reverse. So Sophocles ने बिल्कुल एरिस्टोटल के हीरो का रिवर्स हमें दिखा दिया है। The man who sees but one side of the matter, एक ऐसा इंसान जो देखता तो है लेकिन सिर्फ एक ही साइड देखता है हर बात की, and straight away driven on his uncontrolled emotion, act in accordance with the imperfect vision, meets a fate most pitiful and terrible in accordance with the great laws which the gods have made. This philosophy of Aristotle and Sophocles is clearly explained in the drama itself. तो सोफोक्लिस ने दिखाया है कि किस तरह से जो एक एंटी हीरो है वो यहाँ पे क्रिएट किया गया है। इसके अंदर क्वालिटीज़ तो हैं, अच्छा इंसान तो है, वो काम तो अच्छा कर रहा है, पर देन उसकी कुछ क्वालिटी, कुछ फॉल्ट्स की वजह से वो एक इतनी ट्रैजिक उसकी जो एंडिंग है वो हुई है। और सारी फिलॉसफी जिनके बारे में हमने अभी बात करी, यानी कि जो एरिस्टोटल एंड हीरो है, ये सारी फिलॉसफी एरिस्टोटल और सोफोक्लिस की इस ड्रामा के बीच में अच्छे से एक्सप्रेस करी गई है।
So that's it for this answer. And if you have any suggestion, question, query, anything which you would like to share with us, please do let us know in the comment section. Those of you who have liked my channel and subscribed my channel and liked my videos, thanks a lot to everyone. And I have read all the comments. Thank you so much to all of those. And those of you who haven't subscribed, please do subscribe our channel and like our videos, because as you can see that I'm putting a lot of efforts in writing all of these answers, although there are not many students who from English honors in DU as well, but still I'm putting these answers because I know that all of these answers are important for all of you who are watching it. So that's it for this video. Thank you so much. Please keep watching.